लास्ट क्या करवा के गए थे? ये ऐसा नहीं बताया था मैंने कहा, अगर राउंड रोटर है ना तो डैम्पर वाइंडिंग स्टेटर पे लगती है, अगर साइलेंट रोटर है तो डैम्पर वाइंडिंग कहाँ लगेगी? साइलेंट रोटर के ऊपर लगती है। तो डैम्पिंग वाइंडिंग के आधार पर बताया था ना, 3 फेज बताया था। और क्या करवाया था लास्ट? आर्मेचर के आधार पर घूमने वाला था, एक तो रोटेटिंग फील्ड था और एक कौन सा था? आर्मेचर रोटर कर रहा था। एक बार तो आर्मेचर घूमता है, एक क्या करती है? फील्ड घूमता है। चला गया। जब फील्ड घूमती है तो आउटपुट कहां से लेते हैं? स्टेटर से। फील्ड जब घूमते हैं आउटपुट कहां से लेंगे? स्टेटर से। स्लिप रिंग, लोड स्लिप रिंग कितनी लगी होती है इसमें? जब फील्ड कोई नहीं लगती, जब फील्ड रोटेट करता है लोड स्लिप रिंग नहीं लगती, लेकिन क्या लगती है? इनपुट स्लिप रिंग लगती है ना। तो अगर आर्मेचर रोटेट करता है तो लोड स्लिप रिंग कितनी लगेगी? सिंगल फेज है तो 2, 3 फेज है तो 4। याद है ना? उसके बाद पढ़ा था उत्तेजना का आधार पर स्व-उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। स्व-उत्तेजित तो कौन सा अल्टरनेटर है जिसको ना उसी के जनरेटर से क्या मिल जाती है? डीसी मिल जाती है। और पृथक उत्तेजित कौन सा था? जिसको अलग से बैटरी या जनरेटर से डीसी देनी पड़ती है अलग से। जैसे कौन सा था? ब्रश सहित अल्टरनेटर था, जिसको एक दूसरे अल्टरनेटर से क्या देनी पड़ती थी? डीसी दे रहे थे ना दूसरा अल्टरनेटर है, और जो डीसी देने वाला साधन था ना उसको एक्साइटर बोलते हैं। इसलिए वहां पे उसको नाम क्या दिया गया था? छोटे अल्टरनेटर को एक्साइटर नाम दिया था। नहीं दिया था क्या? उसमें 2 मशीनें लगी थी ना, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। अच्छा, उसके बाद देखो पिच फैक्टर। कॉइल स्पैन बोलते हैं इसको, या बोलते हैं पिच फैक्टर। क्या बोलते हैं? पिच फैक्टर। डीपली तो अपन पढ़ेंगे बाइंडिंग वाले चैप्टर के अंदर पिच फैक्टर या, ठीक है, कॉइल स्पैन या पिच फैक्टर, कॉइल स्पैन या पिच फैक्टर पढ़ना। चले आगे। बोलते किसको ध्यान रखना? किसी किसी वाइंडिंग के, किसी वाइंडिंग के दोनों सिरों के, दोनों सिरों के बीच, सिरों के बीच बीच फेज अंतर, फेज अंतर क्या कहलाता है? कॉइल स्पैन या पिच फैक्टर। कॉइल स्पैन या पिच फैक्टर। इसको प्रदर्शित किया जाता है केपी से। किससे करते हैं? केपी से। पिच फैक्टर, पिच फैक्टर। हालांकि इसका फॉर्मूला तो अलग, आपको ये याद रखना है। पिच फैक्टर का फॉर्मूला था कोस अल्फा बाय 2, कोस अल्फा बाय 2। जहां कोस तो कोस होता ही, अल्फा का मतलब क्या होता है वहां देखिए। अल्फा का मतलब होता है दोनों सिरों के बीच कोण, दोनों सिरों के मध्य कोण। चले आगे। 2 का तो 2 आपको पता ही है, बाकी तो फिक्स होता ही है। कॉइल स्पैन आपको पता नहीं कि एक जैसे एक कॉइल है, इसके कितने सिरे? एक तो ये वाला सिरा हो गया, एक ये वाला सिरा नहीं हो गया, चालक सिरे 2 है ना। यहाँ पे धारा क्या चलेगी? अलग चलेगी। यहाँ पे इससे निकलने वाला धारा आगे या पीछे हो जाती है, दोनों पीछे एक फेज अंतर उत्पन्न नहीं हो गया। इसी फेज अंतर को क्या बोलते हैं? कॉइल स्पैन या पिच फैक्टर। निकालने का फॉर्मूला होता है केपी बराबर कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2। जहां अल्फा का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो आपको देगा। चले आगे। एक बात बताओ, केपी का अधिकतम मान कितना हो सकता है? मतलब पिच फैक्टर का मान कितना हो सकता है? कोस का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच ही होता है। तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? केपी का अधिकतम मान, केपी का अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना यहाँ तक? अगली खास बात, नो डाल के रखना, पिच फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती। पिच फैक्टर पूछेगा आपसे इकाई क्या होती है? पिच फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई नहीं होती। और आपको पता है गुणांक चाहे कोई सा उसकी इकाई होती है क्या? फैक्टर या गुणांक उसकी कोई इकाई नहीं होती है। पहले करवा चुके हैं अपन इन चीजों को। समझ आ रही है क्या मेरी बात? इस बात कुछ खास का बात है नहीं। ये भी कितने प्रकार का होता है? कॉइल स्पैन या पिच फैक्टर भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक तो होता है फुल पिच, फुल पिच। एक होता है कौन सा? शॉर्ट पिच। क्या होता है? शॉर्ट पिच।
और एक होता है पिच फैक्टर ओवर पिच। कौन सा होता है? ओवर पिच फैक्टर। पिच फैक्टर में कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होगा? फुल, शॉर्ट और ओवर। या तो फुल या शॉर्ट या ओवर। चले आगे। फुल पिच किसको बोलते हैं? यदि दोनों कोणों के बीच अल्फा का मान कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 100। यदि वाइंडिंग के दोनों सिरों के बीच कोण कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो ऐसा पिच फैक्टर क्या कहलाता है? फुल पिच। क्या कहलाता है? फुल पिच। यदि अल्फा का मान जो है 180 से क्या हो? कम हो। अल्फा का मान क्या हो? 180 से 100 डिग्री से 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। तो क्या कहलाता है? शॉर्ट पिच। यदि अल्फा का मान क्या हो? 180 से ज्यादा हो। 180 से ज्यादा हो तो क्या कहलाएगा? ओवर पिच। खाली याद क्या रखना आपको? 180 डिग्री। कितना याद रखना आपको? 180 डिग्री। अगर पूरा पूरा कोण कितना डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है दोनों कोयलों के बीच। दोनों कोयलों के बीच कितना कोण बन रहा है? दोनों चालकों के, एक कोयल के दोनों चालक, एक ही कोयल के कितने चालक? दोनों चालकों के बीच कोण कितनी डिग्री? अगर 180 डिग्री है तो फुल, 180 डिग्री से कम है तो शॉर्ट हो गया, 180 डिग्री अगर ज्यादा हो गया तो ओवर हो गया। तो हो जाएगा ना यार? कोई दिक्कत समझे, परेशानी आता? फुल, शॉर्ट और ओवर, इनकी कोई इकाई नहीं होती। चले आगे। एक आपके पास फेज क्रम होता है अल्टरनेटर का। फेज क्रम, फेज क्रम आपको पता है क्या होता है? आर, वाई और बी, यही तो होता है। एक क्लॉक है, कैसा है? क्लॉक वाइज है। आर वाई बी होगा। ये ऑप्शन ना मिले तो आपको क्या मिलेगा? क्लॉक वाइज चलाना है इसको। वाई बी आर पहले करवा इसको। एक और क्या बन जाएगा? बी आर वाई। ये कैसा है? क्लॉक वाइज है। कैसा है? क्लॉक वाइज है कि नहीं है? तो ये जरूर नहीं है आपको यही याद रखना। ये भी तो सही है ऑप्शन, ये भी तो ऑप्शन सही है। तो फेज क्रम क्या होता है? आर वाई बी, आर वाई बी होता है। चलो आगे। या आपको अपना पहले कर चुके हैं, या तो क्या होता है? वी बाई आर। कैसे याद करना इसको? ऐसे, ये लो, घड़ी की तरह लग रहा है नहीं लग रहा? यहाँ होता है आर, क्या है? आर यहाँ, और ये क्लॉकवाइज घूमो। पहले तो आर वाई बी बन गया कि नहीं बन गया क्लॉकवाइज? और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा ऐसे तो घूमेगा, आर वाई बी। फिर कौन सा बनेगा? वाई बी आर, ये भी सही है। बी आर वाई बी सही है। ये कैसे है? क्लॉकवाइज है। तो फेज क्रम क्या होता है? आर वाई बी ऑप्शन ना मिले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है इन दोनों में से कोई मिल जाए। तो ये भी आपको आना चाहिए। हो जाएगा क्या मेरी बात? चले आगे। अगर किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? दिशा परिवर्तन हो जाती है। मोटर में होता है ये दिक्कत। कहां की? मोटर में। फिलहाल अपने को यहां नहीं करना। एक आपको करना है फेज क्रम जांचने वाला यंत्र। फेज क्रम जांचने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फेज क्रम प्रदर्शक, या तो होगा फेज क्रम प्रदर्शक। क्या नाम है उसका? फेज क्रम प्रदर्शक बोलते हैं इसको। चले आगे। ये भी फर्स्ट ईयर में कर लिया आप लोगों ने। फेज जांचने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फेज क्रम प्रदर्शक। कोई दिक्कत समझा, परेशानी यहां तक? हो जाएगा ना? उतारो फिर, चलता इतना। चले आगे। एक आप पढ़ोगे अल्टरनेटर की विद्युत वाहक समीकरण। इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। अल्टरनेटर की ईएमएफ समीकरण, ईएमएफ समीकरण, विद्युत वाहक बल समीकरण, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चले इसका एक बात, ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण याद है क्या आपको? ट्रांसफॉर्मर की याद है आपको विद्युत वाहक बल समीकरण? 4.445 इंटू एफ इंटू टी। था कि नहीं था? देखो क्या होती है उसकी, 4.445 इंटू एफ इंटू टी। पीछे लगा दो केपी इंटू केडी, केपी इंटू केडी। केपी का मतलब तो बता दिया, पिच फैक्टर होता है। केडी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। वाइंडिंग वाले चैप्टर आएंगे उनके अंदर ये सारे के सारे आपको फैक्टर पढ़ने ही पड़ेंगे। चले आगे। तो विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होती है? 4.445 इंटू एफ इंटू टी। जहां फाई का मतलब तो आपको पता ही क्या होता है?
फ्लक्स नहीं होता क्या? एफ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती। टी का मतलब क्या होता है? टर्न, गेयरों की संख्या, गेयरों की संख्या। अब कॉइल में घेरे भी तो होते हैं ना, केपी और केडी तो बताया चुका, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। को दिक्कत समझे परेशानी यहाँ तक? कई एक पेपर हुआ था जब ये नहीं आया था ऑप्शन में, ऑप्शन में आई थी ये वाली, देखना दूसरी वाली 2.22 2.22 फाइव एफ जेड केपी केडी, ये ऑप्शन में आई ही नहीं थी। हालांकि सही वो है, सही कौन सी है? 4.44 फाइव इंटू एफ इंटू टी केपी इंटू केडी। चले आगे, ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में आपको चार अलग अलग ऑप्शन थे, उसमें से एक ये पड़ा था ऑप्शन नंबर बी पे 2.22 फाइव इंटू एफ इंटू जेड केपी इंटू केडी। अंतर केवल किसका आ रहा है? जेड का। जेड का मतलब पता है आपको क्या था? जेड का मतलब चालक की संख्या, चालकों की संख्या। अब एक बात बताओ, एक बाइंडिंग में कितने चालक होते हैं? दो नहीं होते क्या? कैसे सर? ये बाइंडिंग हो गई अपनी, कॉइल होगी, एक ये हो गया और एक ये हो गया, चालक कितने हो गए? दो। तो इसकी वैल्यू लेते हैं अपन, z बराबर 2n, z बराबर, अगर मैं वापस इसकी जगह 2 लिख दूं, टू n लिख दो चाहे t लिख दो, n का मतलब क्या होता है? n लिख दो या क्या लिख देंगे? t। दोनों का मतलब क्या है? नंबर ऑफ घेरे या नंबर ऑफ टर्न, एक ही बात है। चलिए आगे, इसका मतलब क्या था? z बराबर 2t जैसे मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, ये गुणा करके वापस 4.44 नहीं बना देगा क्या? अरे नहीं बना देगा क्या? तो ये सही मानेगी थी, ये भी आपको याद रखना। चले, रियल में तो कौन सी है? 4.44 फाइव इंटू एफ इंटू टी, उसके अंदर काटा पीटी करके ये बना दी थी, यहाँ जेड लगा दी। क्या लगा दिया? जेड। और जेड का मतलब क्या होता है? जेड बराबर 2n। चालक कितने होते हैं? एक में दो होते हैं ना, दो से वापस अगर यहाँ पे गुणा करो तो वापस कितना गया? 4.44 नहीं आ जाएगा? अरे नहीं आ जाएगा क्या? वापस सेम का सेम नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत समझे परेशानी यहाँ तक? इसमें क्या होने वाली है दिक्कत परेशानी? एक होता है ट्रांसफॉर्मर रेटिंग, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग किसमें लेते हैं? के वी ए या एम वी ए, ये भी पूछा गया था एक बार। जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है वही किसकी होती है? अल्टरनेटिव, के वी या एम वी ए, के वी या एम वी ए। चले, एक होता है इसका वी आर यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वी आर। क्या होता है वी आर? फॉर्मूला क्या होगा? वी आर यानी वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत निकाल लेते हैं, वी नील माइनस वी फुल बट्टा में वी फुल इनटू में प्रतिशत के लिए 100। ये किसका फॉर्मूला? क्या? वोल्टेज रेगुलेशन का। वोल्टेज पूछ अल्टरनेटर वो ट्रांसफॉर्मर है। चले, वी नील माइनस वी फुल बट्टा में वी फुल। चले आगे, ये किसका फॉर्मूला हो गया? वोल्टेज रेगुलेशन अल्टरनेटर का। किसका? अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वी नील माइनस वी फुल बट्टा में वी नील। वी नील का मतलब क्या होता है? शून्य लोड पर कितना वो दे रहा है। जैसे आपका ट्रांसफॉर्मर है, आउटपुट कितनी दे रहा है जिसको उस पर लोड नहीं लगा, इसका मान सदैव ज्यादा होगा। जिसका आप अल्टरनेटर है, लोड अब बिना लोड के वो कितना दे रहा है? जैसे मान लीजिए 5 केवी दे रहा है, कितना दे रहा है ये? 5 के। लोड लगाओगे तो इससे कम नहीं हो जाएगा? कम ही होगा। तो जो बिना लोड के जो वोल्टेज दे रहा है वो तो कौन सी है? वी नील, मैंने कि शून्य लोड पर। वी फुल का मतलब जब इस पे क्या लग जाता है? लोड लग जाता है। क्या लग जाएगा? लोड। तो वो वी फुल हो गया बट्टा में वी फुल इनटू में 100। को दिक्कत हो जाएगा ना? उतार लो फिर चलते हैं। और कोई इलाज थोड़ी, और कोई है साधन? करना ही पड़ेगा। चलो चलेंगे। अब इसके अंदर अल्टरनेटर के अंदर क्या रहेगा? सबसे मोस्ट वेरी मोस्ट टॉपिक, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन
नाइजेशन 100% सवाल आएगा, कंपटीशन में भी आता गया आपका तो आएगा ही। सिंक्रोनाइजेशन क्या कहना, सिंक्रोनाइजेशन पढ़ना आपको, दो अल्टरनेटरों को, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ना। कौन से क्रम में जोड़ना? समांतर क्रम में जोड़ना क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइजेशन। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को किस में जोड़ना? समांतर क्रम में जोड़ना क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइजेशन। ये करते क्यों सिंक्रोनाइजेशन? लोड क्षमता बढ़ाने के लिए, लोड क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। और ये नोट डाल के या मोस्ट करके ले लेना, सिंक्रोनाइजेशन क्यों किया जाता है, क्या जरूरत पड़ी, ताकि क्या बनाया जाए? लोड बढ़ाया जा सके, लोड क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ा। अब एक अल्टरनेटर काम कर रहा है, एक दो मिलके काम करेंगे तो अच्छा ही है ना, इससे क्या बढ़ जाती है? लोड क्षमता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? लोड क्षमता बढ़ जाती है। चले आगे, सिंक्रोनाइजेशन की शर्तें। शर्त क्या क्या होनी चाहिए भाई? आप सब सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो, इसके अंदर कंफर्म है कितने अल्टरनेटर है? दो। एक तो कोई पहले से लगा हुआ है, एक क्या आएगा बाद में। समझ आ रही है मेरी बात? शर्तें क्या होनी चाहिए? इसमें दो अल्टरनेटर काम आते हैं। कितने अल्टरनेटर काम आते हैं? दो। एक बार काम, एक तो होता है जो पहले से लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पहले से लगा अल्टरनेटर चल आगे। एक बाद में जिसको सिंक्रोनाइजेशन करना है तो बाद में आएगा ना, बाद में लगाया गया अल्टरनेटर अगर किसी के समांतर क्रम में जोड़ोगे तो एक चीज तो पहले से लगी होगी, तभी तो आप दूसरी लाओगे। तो एक अल्टरनेटर तो इसमें क्या होता है? पहले लगा होता है। एक क्या आता है? बाद में लगाया जाता है, जिसको सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। जो पहले लगा होता है उसको बोलता है रनिंग अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं? रनिंग अल्टरनेटर। और जो बाद में आता है उसको बोलते हैं अपकमिंग। क्या बोलते हैं? अपकमिंग अल्टरनेटर। और जो आएगा वो तो अपकमिंग कहलाता है इंग्लिश में तो। और जो पहले से काम कर रहा है उसको रनिंग ही बोलते हैं। जो पहले से काम कर रहा है अल्टरनेटर वो तो कहो क्या? रनिंग अल्टरनेटर। और जो बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं? अपकमिंग अल्टरनेटर। चले क्या आगे, देखो सिंक्रोनाइजेशन शर्तें क्या क्या होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या थी? वोल्ट था। चले आगे, वोल्ट था। और एक होती है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? आवर्ती। वोल्ट था, आवर्ती। एक होता है इसका फेज क्रम। क्या होता है? फेज क्रम। और एक होता है फेज कोण। फेज कोण। चलेंगे, किसी भी अल्टरनेटर में ये चीजें होती है, या तो वोल्टेज पर काम करता है, सीधी सी बात है। एक क्या हो सकती है? आवर्ती। एक क्या हो सकता है? फेज क्रम। और एक क्या हो सकता है? फेज कोण हो सकता है। कोई दिक्कत समस्या? अब एक बात बताओ, अगर वोल्ट दोनों की क्या होनी चाहिए? वोल्टता समान होनी चाहिए। जो पहले काम कर रहा है, जो ये तीनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये तीनों क्या होनी चाहिए? समान। भाई पहले की जो वोल्टेज है, दूसरा अल्टरनेट जो लगा वो सेम क्षमता का होना चाहिए। चले आगे, अगर पहले की जो फ्रीक्वेंसी है, पहला जो अल्टरनेटिव फ्रीक्वेंसी काम कर रहा है, दूसरा अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही होनी चाहिए। चले आगे, अच्छा जो पहले का जैसे फेज क्रम है, दूसरे का फेज क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और फेज कोण भी दोनों का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ये तो शर्त है, ध्यान रखना, वो पूछी गई है। सिंक्रोनाइजेशन, दो अल्टरनेट को सिंक्रोनाइज करने के लिए आवश्यक शर्त है कौन सी? क्या क्या है? वोल्टेज समान होना चाहिए, आवर्ती समान होनी चाहिए, फेज क्रम समान होना चाहिए, और फेज कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हो जाएगा ना? यदि ना हो तो क्या होगा? यदि वोल्टेज और आवर्ती क्या है भाई, अगर करना है सिंक्रोनाइजेशन करना है तो ये चीजें क्या होनी चाहिए? समान। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। चले, अगर ना हो तो क्या होना चाहिए? ये तो सिंक्रोनाइजेशन की शर्त है, अगर आपको कंफर्म करनी है। अगर नहीं हो तो दिक्कत क्या होगी? अगर वोल्टेज या आवर्ती असमान है, वोल्टेज या आवर्ती क्या है? असमान है, तो क्या होगा? ऑल ओवर दक्षता घट जाती है। ऑल ओवर क्या हो जाती है? दक्षता घट जाती है, घट जाती।
भाई समान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समान हो तो क्या होगा? अगर मान लीजिए पहला जो अल्टरनेटर लगा हुआ है दूसरा उसकी वोल्टेज क्षमता समान नहीं है तो क्या हो जाएगी? दक्षता घट जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी में भी दिक्कत है तो भी क्या हो जाएगी? दक्षता घट जाएगी। अगर फेज क्रम भिन्न हो गए, फेज क्रम क्या हो गए? आर की जगह आर जोड़ना चाहिए लेकिन वाई जोड़ देते हो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर ये असमान है, क्या असमान है तो क्या होगा? अल्टरनेटर क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। अल्टरनेटर शॉर्ट हो जाएंगे। ये अल्टरनेटर काम ही नहीं करेंगे, ये अल्टरनेटर काम ही नहीं करेंगे। कोई दिक्कत समस्या उतारना? चले याद आ गया था कुछ। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक अल्टरनेटर को समान दिशा में जोड़ना सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। सिंक्रोनाइजेशन करते क्यों? लोड क्षमता बढ़ाने के लिए, लोड क्षमता बढ़ाने के लिए। इसके लिए शर्तें हैं कुछ, ये नियम होने चाहिए। इसमें दो अल्टरनेटर होते हैं, एक तो पहले से काम कर रहा होता है इसको रनिंग बोलते हैं, एक बाद में आता है उसको अपकमिंग बोलते हैं, अपकमिंग मशीन बोलते हैं। चले आगे। अच्छा, शर्तें क्या क्या होनी चाहिए अगर सिंक्रोनाइजेशन करना है? दोनों मशीनों की वोल्टेज क्षमता क्या होनी चाहिए? समान। दोनों की फ्रीक्वेंसी समान, फेज क्रम समान, और क्या होना चाहिए? फेज कोण समान होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारण में वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी समान नहीं है तो ऑल ओवर दक्षता क्या होती है? घट जाती है। चले आगे। फेज क्रम अगर अलग होगा तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। और फेज क्रम अगर फेज कोण अलग हुआ तो असमान। अगर फेज कोण क्या होता है? असमान होता है। फेज कोण क्या होगा? असमान होगा तो भी सेम दिक्कत होगी। अल्टरनेटर क्या हो सकता है? शॉर्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, या लोड नहीं लेगा। क्या नहीं करेगा? लोड नहीं लेगा। कोई दिक्कत समझे, परेशानी? चले आगे। सिंक्रोनाइजेशन में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत मेरी ये आ रही सर, हम पता कैसे करेंगे कि वोल्टेज समान है या इसकी नहीं है, फ्रीक्वेंसी समान है या ऐसे नहीं है? समझ आ रहा है तेरे को? गर्दन हिला रहा है ऐसे बोल रहे ना भाई, ये पता कैसे चलेगा इसकी वोल्टेज समान है? चेक करना पड़ेगा ना। कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन की विधियां पढ़नी पड़ेगी। 4 विधियां। कितनी विधियां? 4 विधियां। कितनी विधियां? हाँ, डार्क लैम्प विधि, ब्राइट लैम्प विधि, डार्क एंड ब्राइट लैम्प विधि और सिंक्रोस्कोप विधि। 4 विधियां। चले इतना उतारो फिर बताता हूँ कैसे काम करेगा। कितने दिख रहे तो? कैसे आना हुआ है? पीछे सिंहासन पीछे बैठ। मूड सही है, बीमार खाएगा मेरे से। चले क्या करवा रहा था मैं? है सिंक्रोनस की विधिया, सिंक्रोनाइजेशन की विधिया देखो। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन है विधिया। पता कैसे चलेगा सर अपना अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हुआ या सिंक्रोनाइजेशन हुआ या नहीं हुआ? इसके लिए आपको 4 विधियां देखनी। कितनी विधियां? 4। नाम इतने आपको ऐसे लगेंगे हार्ड है, कुछ नहीं है। डार्क लैंप विधि, डार्क लैंप विधि पहली ये। दूसरी जो पढ़ोगे उसका नाम है ब्राइट लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि। तीसरी जो पढ़ोगे जिसका नाम है डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट। और जो चौथी जो पढ़ोगे उसका नाम है, यार देखो साहब, चौथी जो पढ़ोगे उसका नाम है सिंक्रोस्कोप विधि। क्या नाम है? सिंक्रोस्कोप विधि। चलेंगे। सिंक्रोनाइजेशन कितनी विधि है? 4। डार्क पहले तो क्या है? डार्क। लैंप का मतलब समझते हो ना? लैंप किसको बोलते हैं? लैंप, लैंप बल्ब, 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 लट्टू उसको बोलते हैं। ये कौन सा लैंप होने लग गया? चले सबके अंदर क्या बल्ब यूज होंगे? सबके अंदर क्या होंगे? बल्ब। इसको छोड़ के ये तो एक मशीन है, उपकरण है, आगे की बात है। बाकी जो 3 है डार्क लैंप, ब्राइट लैंप, डार्क एंड ब्राइट लैंप, सबके अंदर लैंप है, सबके अंदर क्या लगेंगे? बल्ब लगेंगे। क्या लगेंगे? बल्ब। डार्क का मतलब क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। तो एक इस ऐसी विधि है जिसके अंदर क्या होंगे? जितने भी अपन बल्ब लगे वो सारे क्या हो जाएंगे? बुझ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उस कंडीशन में अपन समझेंगे कि ये अपने मशीन जो है वो क्या हो चुकी है? सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ब्राइट लैंप विधि है तो इसके अंदर कितने बल्ब होंगे? जैसे मान लो 3 बल्ब यूज ले, मान के लिए 3 ही बल्ब यूज होते हैं वैसे तो।
3 बल्ब अगर यूज ले रहे हैं, तीनों तीनों अगर जल गए एक साथ, तीनों तीनों क्या हो गए, जल गए, तो आपकी मशीन क्या हो चुकी है, सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है। डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि में क्या होगा बताओ, बल्ब का एक पेड़, बल्ब का एक पेड़ तो क्या होगा, बुझ जाएगा, और बल्ब के 2 पेड़ जो है वो ब्राइट यानी कि जल जाएंगे। यही याद करो सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली विधि कौन सी है, डार्क एंड ब्राइट लैंप, डार्क एंड ये तो अभी ऐसे बता रहा हूं, वर्बली करके बताऊंगा ना अभी, तब ज्यादा समझ। अभी जो है ना नॉर्मल जो आपको याद करनी है वो चीजें, डार्क लैंप विधि, ब्राइट लैंप विधि, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि और सिंक्रोनाइजेशन। डार्क लैंप विधि में क्या होगा, इसके अंदर सारे बल्ब बुझ जाएंगे, तो मशीन आपकी सिंक्रोनाइजेशन हो चुकी है। अगर सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, ब्राइट का मतलब चमकदार नहीं होता क्या, सारे जल जाएंगे, इसका मतलब हो चुकी है। डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि में क्या होगी, टोटल जो बल्ब हो गए 3 किसमें लगेंगे, इनकमिंग में, 3 किसमें लगेंगे, रनिंग में, टोटल बल्ब कितने हो गए, 6 बल्ब हुआ कि नहीं हुआ, तो बल्बों का एक 2 जोड़ा मिलके, 2 बल्ब मिलके एक जोड़ा बनेगा। तो डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि में क्या होगा, एक बल्ब का एक पेड़ जोड़ना ना, एक पेड़, वो तो क्या होगा, बुझ जाएगा, 2 पेड़ क्या होंगे, जलते रहेंगे। पेड़ का मतलब समझते हो, जोड़ा, पेड़ नहीं है, लात नहीं है, पेड़ है, क्या ये पेड़। आओ ढंग से समझाते हैं। पहली विधि का नाम है डार्क लैंप विधि, कौन सी विधि है, डार्क लैंप विधि, लैंप विधि। इसके अंदर क्या होगा, जब जब आपकी इनकमिंग मशीन, इनकमिंग इनकमिंग अरे वो अपकमिंग नहीं, इनकमिंग वो क्या होती है, इनकमिंग मशीन, जब आपकी इनकमिंग मशीन सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है, तब सारे बल्ब बुझ का मतलब समझते हो, यानी कि बंद हो जाते हैं। ये सवाल तो कोई पूछेगा नहीं, डार्क का मतलब सारे बुझ जाएंगे तो आपका काम हो चुका है, ये थोड़ी पूछेगा कोई आदमी। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ध्यान देना, इधर से आ रही है, ये कोई अपनी कौन सी जो पहले लगी हुई है रनिंग मशीन है, क्या है, रनिंग यानी कि रनिंग अल्टरनेटर है। 3 फेज हो गए कि नहीं हो गए, एक इधर से जो दूसरी जो लाओगे अल्टरनेटर, उसमें कितने फेज होंगे, 3 फेज होंगे कि नहीं होंगे। ये कौन सी होगी, इनकमिंग, कौन सी होगी, इनकमिंग मशीन या अल्टरनेटर। चले आगे, अच्छा होगा क्या, एक बल्ब यहां लगेगा, एक बल्ब यहां लगेगा, एक बल्ब यहां लगेगा, एक बल्ब यहां लगेगा, ध्यान से समझना इन चीजों को, एक बल्ब यहां लगेगा और एक बल्ब यहां, भाई 3 ये अपने लगेगा, 3 ये अपने, ये बल्ब लगेगा, सीधी सी बात है। चले आगे, ये क्या है, आर वाई बी, ये भी क्या होना चाहिए, आर वाई बी होना चाहिए। अभी देख रहे नहीं हो तो क्या होगा, भाई ये तो शर्त है कि होनी चाहिए, फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए आगे, मैंने क्या देखा, मैंने जो पहला टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट मैंने ये देखा कि बल्ब जो है, बल्ब एकांतर क्रम में जलते बुझते हैं, बुझ रहे, जल रहे हैं या बुझ रहे, एकांत क्रम में। किस क्रम में, एकांत क्रम का मतलब समझते हो, पहले ये जल गया, ये बुझने के बाद ये जल गया, फिर ये जल गया, एक के बाद एक, एक साथ क्या हो रहा है, एकांत क्रम में जल रहे हैं, एक साथ ही क्या हो रहा है, बुझ रहे, एकांत क्रम में जल रहे हैं और एकांत क्रम में जुड़ रहे हैं। तो सर क्या होगा, ये तो टेस्ट था, ये सब क्यों हो रहा है, कारण क्या था, मैंने इनको जब स्विच ऑन करके देखा तो बल्ब जो थे ना एकांत क्रम में जल रहे थे, एकांत क्रम में क्या हो रहे थे, जल रहे थे और बुझ रहे थे। इसका कारण क्या होगा, जब मैंने चेक किया तब पता चला कि इनकमिंग मशीन का फेज क्रम क्या है, अलग है, फेज क्रम भिन्न है, फेज क्रम क्या है, भिन्न है। कोई आर की जगह क्या आ चुका है, वाई आ चुका है। चलेंगे तो ये बुझ जाएगा, ये जल जाएगा, नहीं समझेंगे मेरी बात को।
अगर इसकी जगह चेंज हो गया तो ये बुझ इस जैसे मानो इनकमिंग घटा दो, ये आर ना होके यहाँ पे क्या हो चुका है वाई आ गया मान लो, और यहाँ क्या हो चुका है आर आ चुका है, चला गया, तो ये जल गया ये बुझ गया, ये जल गया ये बुझ गया, ऐसे जलने लगते हैं, एक बार जलेंगे एक बार बुझेंगे, तो क्या होगा बल्ब जो है बल्ब जो पैर है वो एक काम चक्कर में जलते बुझते चले आगे। तो कारण क्या हुआ इसका, इनकमिंग जो मशीन है, इनकमिंग जो भाई पहले वाली तो सही है भाई, पहले वाली सही तभी तो आप इसके साथ दूसरी जोड़ रहे हो, पहला लड़का को सही तभी तो आप उसके साथ रहना चालू करोगे, पहली तो चीज सही है, दूसरी जो आई उसमें कोई दिक्कत है। तो इनकमिंग जो मशीन उसके फेज क्रम क्या है भिन्न है, फेज क्रम क्या है भिन्न है, तो निवारण क्या करेंगे, निवारण बताओ, फेज क्रम चेंज कर दो ना, इनकमिंग मशीन, इनकमिंग मशीन, मशीन के किन्हीं दो, मशीन के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदलकर, आपस में बदलकर इस दोष को क्या किया जाता, दूर किया जाता है। पहले इनको करके देखेंगे फिर इनको करके देखेंगे, जब एक साथ जल जाएंगे या एक साथ क्या हो जाएंगे बुझ जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा आपकी चीज सही है, ये दोष कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत समझे परेशानी यहां तक और क्या रहा है। मैंने जब पहला टेस्ट किया ना जब आपने, तब उसमें देखा मेरे बल्ब जो एकांत क्रम में चल रहे बुझ रहे, कारण क्या हो सकता है, पहली मशीन जो है इनकमिंग मशीन उनका फेज क्रम क्या अलग है, तो पूछा जाएगा सवाल क्या किसी अल्टरनेट सिंक्रोनाइजेशन करते समय पाया गया कि जो बल्ब है वो एकांत क्रम में एक साथ जल रहे बुझ रहे, एक साथ क्या हो रहा है एकांत क्रम में, किसमें एकांत क्रम में एक साथ जल रहे, कारण क्या है इनकमिंग मशीन की वोल्टेज अलग है। निवारण कैसे कर सकते हैं, इनकमिंग मशीन के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल कर। चलेंगे आगे, दूसरा दोष देखते हैं, क्या करवा देंगे, सेकंड टेस्ट देखते हैं, सेकंड टेस्ट में मैंने क्या देखा, ये दूर करने के बाद मैंने देखा सारे बल्ब एक साथ जलते बुझते हैं भाई। इसमें तो क्या था एकांत क्रम में जल रहे बुझ रहे थे, एकांत क्रम का मतलब समझ गए ना, एकांत क्रम में क्या था जलते बुझ रहे। ये दोष होने के बाद मैंने दोबारा से क्या किया, बल्बों को चालू किया, तो ये तो पंगा हट गया था, लेकिन क्या हो गया अब एक साथ जलने बुझने लगे, एक साथ क्या हो रहे थे, एक साथ ही सारे जल जाते, एक साथ ही क्या हो जाते सारे बुझ जाते। उस कंडीशन में क्या होगा, उसका कारण जब मैंने पता किया तो कारण एक ही पता मिला कि इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी भिन्न है, सारे दोष कितने होगा इनकमिंग में ही होंगे, तो इनकमिंग मशीन की क्या फ्रीक्वेंसी भिन्न है। निवारण के लिए क्या करेंगे, निवारण के लिए इनकमिंग मशीन की प्राइम मूवर की गति बढ़ा देंगे, सर अभी तक तो समझ आ रहा था, ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं। एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी जब भी फॉर्मूला आ गया तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, F बराबर MP बटा में 120 नहीं होता क्या। फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, दो चीजें, या तो पोल बढ़ा सकते हो या टर्न नहीं, ये क्या चक्रों की संख्या है, इसमें चक्रों की संख्या ये है, या तो पोल बढ़ा सकते हो या क्या बढ़ा सकते हो चक्रों की संख्या, कितने चक्कर ले रहा, राउंड पर मिनट कितने ले रहा है। चले आगे, अब किसी मशीन एक बार बन के तैयार हो, पोल तो बढ़ा नहीं सकते, तो क्या बढ़ा सकता है, उसकी गति को बढ़ा सकते हैं, उसकी प्राइम मूवर की क्या कर सकता है गति, वो प्राइम मूवर किसको बोलते हैं, अरे घुमाने वाला किसी साधन को भाई, अल्टरनेटर के साथ को घुमाने वाला जो साधन था वो क्या कहलाता था, प्राइम मूवर नहीं था। अगर प्राइम मूवर की मैं गति बढ़ा दूं वो और तेजी से नहीं घूमने लग जाएगी क्या, और तेजी, जितना तेजी से घूमेगी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ जाएगी क्या, नहीं बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी क्या। दो दोस्त देख ले अभी तक, दोनों दोस्त में क्या था, एक में क्या था मतलब एकांत क्रम में जल रहे बुझ रहे, एक पेड़ जल रहा था दूसरा बुझ रहा था, दूसरा जल रहा था तीसरा बुझ रहा था, ऐसा हो रहा। उस कंडीशन में तो क्या था फेज क्रम अलग था, तो इनकमिंग मशीन किन्हीं दो फेजों को बदल के, हर बीमारी सेकंड मशीन में ही ठीक करनी, आपको यह देखना, पहले वाली मशीन में कोई दिक्कत नहीं होती। चले आगे, दूसरे में क्या था, बल्ब एकांत क्रम में ना जल के क्या कर रहे थे, अब एक साथ जल रहे थे, एक साथ ही क्या हो रहे थे बुझ रहे थे। इस कंडीशन में क्या था, इनकमिंग जो मशीन है आपको, जो आपने नया अल्टरनेटर जिसको सिंक्रोनाइज कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या उसमें फ्रीक्वेंसी भिन्न हो चुकी है, तो क्या करें, इनकमिंग मशीन में जो प्राइम मूवर लगा उसकी गति को क्या कर दो, बढ़ा दो, जिससे फ्रीक्वेंसी का मान भी
बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? अब तीसरा एक दोष और होता है, उसके अंदर क्या होता है, बल्ब जो होता है ये दोष भी दूर हो गए, ये भी। अब क्या हो रहा है, बल्ब क्षमता से कम जल रहे हैं, बल्ब जो क्षमता से क्या हो रहे हैं, कम जल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना, कई बार देखा ही ना आप लोगों ने। आपके घर में देखो कई बार बल्ब क्या हो जाता है, डिम नहीं हो जाता जलने, लेकिन जल रहे, लेकिन रोशनी पूरा नहीं। उस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, कम। वोल्टेज क्या हो गया, कम। इसमें वही दिक्कत आई, इनकमिंग मशीन की वोल्टेज क्षमता क्या है, कम। निवारण के लिए क्या करेंगे, फील्ड उत्तेजना को बढ़ा देंगे। और अल्टरनेटर को जो डीसी मिल रही है वो कहां से मिल रही है, जनरेटर से तो दे रहे थे। एक्साइटर्स में क्या लगा होता है, वीआर लगा, तो मैंने कहा था वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं लगा। उसकी उसकी उत्तेजना कम ज्यादा करके उसकी फील्ड की उत्तेजना कम ज्यादा नहीं कर सकते, उसकी वोल्टेज को क्षमता को बढ़ा देंगे, तो वो दोष भी दूर हो गए। तीन ही दोष होंगे इसमें, इसके अलावा कोई दोष नहीं बन सकता। इतना उतारो, वो भी लिखवा देता हूँ। चलेंगे तीसरा टेस्ट देखो, थर्ड टेस्ट। इसके अंदर मैंने क्या देखा, बल्ब बल्ब जो है क्षमता से धीमे जल रहे, क्या हो रहे हैं, धीमे जलते बल्ब क्या हो रहा है, क्षमता से धीमे। कारण क्या हो सकता है, हाँ इनकमिंग जो मशीन है, इनकमिंग मशीन की क्या है, वोल्टेज क्या है, कम है। चलेंगे निवारण क्या करेंगे, इसका निवारण क्या करेंगे, हाँ निवारण क्या करेंगे, इनकमिंग मशीन की फील्ड उत्तेजना को बढ़ाकर फील्ड उत्तेजना को बढ़ाकर इस दोष को क्या किया जाता, दूर किया जाता। कोई दिक्कत है, तीन दिक्कत होगी इसमें। एक तो क्या, बल्ब क्या हो रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा यदि दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करते समय इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी भिन्न है तो उत्पन्न दोष कौन सा होगा, बल्ब कैसे जलेंगे, हैं एक साथ जलेंगे, एक साथ पूछते हैं। क्षमता से अगर कम जल रहे हैं तो वोल्टेज कम है इनकमिंग मशीन की। अगर क्या हो रहा है, एकांत क्रम में जल रहा है, बुझ रहे तो तेज क्रम भिन्न है, हो जाएगा ना। आगे देखो, दूसरी विधि का क्या नाम था, ब्राइट लैंप विधि। इसके अंदर भी क्या होगा, जब सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती, क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब सारे बल्ब जलने लगते, क्या होता है, जलने लगते हैं। भाई कौन सी विधि कहलाती है, ब्राइट लैंप विधि। सेम दोष सेम दिक्कत हो जाएगा, जो उसके अंदर इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगली विधि का क्या नाम था, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि। डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि। बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं, चलेंगे। इसके अंदर क्या होगा, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर होगा बल्ब का जो एक पेयर है, यानी कि एक जोड़ा, कितना जोड़ा, एक जोड़ा, तो क्या होगा, बुझ जाएगा। और जो दो जोड़े बल्ब के दो जोड़े वो क्या होंगे, जल जाएंगे। उस कंडीशन में माना जाता है कि आपका जो मशीन है वो क्या जाती है, सिंक्रोनाइज्ड हो चुकी है। इस विधि में, कौन सी विधि, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि। इस विधि में बल्ब का एक जोड़ा बुझ जाता है, क्या हो जाता है, बुझ जाता है। चलेंगे, तथा बल्ब के दो जोड़े जलने लगते हैं। उस स्थिति में इनकमिंग मशीन सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है,
हो जाती है, हो जाती है। कोई दिक्कत है मुझे, परेशानी हो जाएगा ना। अब इसके अंदर अगर थोड़ा डीप पूछे तो ये पूछेगा क्या कि बल्ब का कौन सा जोड़ा बुझ जाएगा, कौन सा जोड़ा जलता रहेगा। तो याद रखना जिस बल्ब पर क्या है, दोनों पे बी बी है, क्या है बी बी, दोनों का फेज करंट कौन सा है, इसका भी बी है, इसका भी बी। उस कंडीशन में एक तो क्या हो जाएगा, बुझ गया, बच्चे कौन से दो, कौन से बच गए, आर बी, सॉरी आर बाई और वाई आर, ये दोनों क्या होते हैं, जलते रहते हैं। भाई इसमें तो सीधा आंसर छुपा है, डार्क एंड ब्राइट लेवल। एक जोड़ा बुझ गया, दो जोड़े। अब कौन सा जोड़ा बुझता है, जिस पे क्या होता है फेज बी बी हो, कौन सा हो, बी। भाई अपन ने किया था ना ऐसे, ये पहला जोड़ा था, नहीं था क्या, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे तो किया था अपन अभी। चले जैसे ये मान लो आर बाई बी है, आर बाई बी है, तो यहाँ कौन सा होना चाहिए, बी। उस कंडीशन में ये वाला तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, ये जोड़ा क्या हो गया, बुझ गया। उस कंडीशन में यहाँ क्या हो सकता है, वाई हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, आ हो सकता है। ये दोनों क्या होता है, जलते रहते हैं। उस कंडीशन में माना जाता है ये आपकी क्या हो चुकी है, सिंक्रोनाइज्ड हो चुका है। चलें क्या आगे, लास्ट आपको विधि कौन सी पढ़नी है, सिंक्रोस्कोप विधि। इसके अंदर उपकरण लगा था, सीधी सा शॉर्ट है, उतना उतारो पहले। चले आगे, लास्ट विधि का नाम क्या, सिंक्रोस्कोप विधि। सिंक्रोस्कोप विधि, बस थोड़ी देर और, सिंक्रोस्कोप विधि। चले इस विधि में, इस विधि में सिंक्रोस्कोप नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। यंत्र क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक है जिसका नाम, अगर सिंक्रोस्कोप है, इनका एक क्या बनाया हुआ, इसका यंत्र बनाया हुआ, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा आपकी मशीन सिंक्रोस्कोप हुई है या नहीं है। सॉरी, सिंक्रोनाइजेशन जो चेक करता है उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंक्रोस्कोप विधि। चले आगे देखो, इसके अंदर ऐसा होता है, इसके संरचना जो होती है वो ऐसी होती है। ये तो होगी रनिंग मशीन, जो पहले लगी वो क्या होगी, रनिंग मशीन। और ये जो बाद में आई है इसको बोलते हैं इनकमिंग मशीन। भाई ये पहले वाला अल्टरनेटर है, वाइंडिंग है, ये दूसरे वाले अल्टरनेटर की वाइंडिंग है। भाई इसके अंदर ये सब चीजें लगी हुई है, कुछ नहीं बाहर से लाने। भाई जो आपको पहले जो मशीन अल्टरनेटर लगा उसके दो तार लो, इसके अंदर ऊपर वाले में लगा दिए, जो इनकमिंग उसके तार लो इसके बीच में लगा दिए। चलेंगे इसके बीच में यहाँ लगा होता है पॉइंटर, क्या लगा होता है, पॉइंटर। भाई दो कोयल है, इसका मतलब बीच में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कोई ना कोई, और बीच में लगी चीज क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। चले आगे, इस यहाँ लगा होता है जीरो, क्या लिखा होता है, शून्य। और एक तरफ लगा होता है फास्ट, क्या लिखा होता है, फास्ट। एक तरफ लिखा होता है स्लो, क्या लिखा होता है, स्लो। ये चीजें लिखी होती है। चले आगे, और ये इसका पैमाना होता है, क्या होता है, पैमाना। कुछ नहीं होता, एक सीधा सा उपकरण होगा, तो पहले जो मशीन लगी हुई है अल्टरनेट, उसके दो तार पकड़े, बाहर लगा दिए, अंदर जो लगे अंदर लगा दिए। इस उपकरण के अंदर दो वाइंडिंग लगी होती, दो वाइंडिंग के बीच में क्या बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनने, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र। इसके बीच में लगे होते क्या, पॉइंटर लगा होता है, क्या लगा होता है, पॉइंटर। इस पैमाने के एक तरफ फास्ट लिखा होता है, एक तरफ क्या लिखा होता है, स्लो। चले आगे, अब इसके अंदर दो आएगी क्या, जब 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 मीटर या ये जो उपकरण है आपका सिंक्रोस्कोप, उपकरण के डिस्प्ले पर शून्य हो, उस कंडीशन में, उस स्थिति में मशीनें सिंक्रोनाइज्ड होती है, सिंक्रोनाइज्ड
नाइज्ड होती है, नाइज्ड होती है। सबसे पहले सरल चीज याद रखो, जब आपका पॉइंटर कहाँ रुक जाएगा, शून्य पर रुक जाएगा, कहाँ रुक जाएगा, शून्य। उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी जो इनकमिंग मशीन है वो क्या हो चुकी है, सिंक्रोनाइज्ड हो चुकी है। सभी शर्तें उसने पूरी कर ली। शर्तें कौन कौन सी थी, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज कोण और फेज करंट, ये चार ही तो शर्तें होती है। चारों क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। उस कंडीशन में कहाँ आके रुक जाएगा, जीरो पर आके रुक जाएगा। चले आगे, और क्या हो सकता है। एक कंडीशन ये थी, जब जब पॉइंटर फास्ट की ओर जाता है, तो क्या होगा, तो इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी अधिक होती, क्या होती है, अधिक होती है। भाई दो कंडीशन हो सकती है, या तो पॉइंटर कहां जाएगा, फास्ट की ओर, या कहां जाएगा, और बीच में होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब तो आपको सिंक्रोनाइज हो चुकी है। मैंने देखा जब क्या हुआ, पॉइंट जो था वो किसकी ओर शो कर रहा है, फास्ट की ओर। क्या चल रहा है, फास्ट की ओर, इधर की तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है, यार। उस कंडीशन क्या होता है, जो इनकमिंग मशीन आपने लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, ज्यादा। तो निवारण क्या करें, बताओ इसको कम कैसे करें, निवारण बताओ, निवारण बताओ। फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती, एनपी बटा 120। पोल को बढ़ा घटा सकते हैं क्या, एक बार बन गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं कैसे, उसकी गति को अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था। तो क्या करेंगे, इनकमिंग मशीन की प्राइम मूवर की गति को घटाकर या कम कर इस दोष को क्या कर लेता है, दूर कर लेता है। भाई फ्रीक्वेंसी तो पहले से ज्यादा है, तो प्राइम मूवर की गति को बढ़ाएंगे थोड़ी, कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, कम होगी, हो जाएगा क्या, ये चीज समझ आ रही है ऊपर से ही। अब एक बात बताओ, सेकंड अगर मैंने देखा, जो आपको पॉइंटर है, पॉइंटर स्लो की ओर, किसकी ओर, स्लो की ओर जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, कम। जो इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कम है। निवारण क्या करेंगे, किसकी, इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की गति को क्या कर देंगे, प्राइम मूवर की गति को बढ़ाकर इस दोष को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। आगे क्या कुछ नहीं करना, बस मीटर में याद होना चाहिए, जीरो पर है तो मशीन क्या हो चुकी है, सिंक्रोनाइज हो चुकी है। अगर फास्ट जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा, कम करने से प्राइम मूवर की गति को घटा देंगे। अगर स्लो की ओर जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है, स्लो की ओर जा रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, प्राइम मूवर की गति को बढ़ा दो, हो जाएगा क्या। उतारो आगे चलो आगे। अल्टरनेटर की क्षति देखो भाई, अल्टरनेटर की क्षतियां बोलो मत रे। क्षतियां कितने प्रकार की होती है, क्षतियां कितने प्रकार की होती है, कर रखा, कितनी बार ही कर रखी है चीज, तो हर एक के अंदर पड़ता है, हर मशीन, हर टॉपिक के अंदर क्षतियां कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है ताम्र क्षति, कॉपर लॉस। एक कौन सी होती है, लो क्षति, यानी कि आयरन लॉस। और एक कौन सी होती है, यांत्रिक क्षति, मैकेनिकल लॉस। नहीं होती है, चले आगे, पूरा तो नहीं करवाऊंगा, सीधे सीधे देख लो, करवा रखी है मैंने कितनी बारी। ताम्र क्षति किसको बोलते हैं, वाइंडिंगों में आने वाली क्षति, कहाँ होने वाली, वाइंडिंगों में, 5 मीटर वाइंडिंगों में होने वाली क्षति क्या कहलाती है, ताम्र क्षति कहलाती है। निकालने का फॉर्मूला क्या है, Cl बराबर क्या होता है, I² R। कॉपर क्षति जो होती है धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती। एक टॉपिक लिखवा रखा है ना नोट डाल के, इसी के अंदर से सवाल पूछेगा देगा, जो अगर धारा को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, धारा को क्या कर दिया जाए, दुगुना, तो कॉपर क्षति क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाती है। करवाया था ना,
तो CL बराबर यानी कॉपर लॉस बराबर I स्क्वायर R। एक क्षति कौन सी होती है? लो क्षति। कौन सी? लो क्षति। ये कितने प्रकार की? इसको स्थिर क्षति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर क्षति। और ताम्र क्षति क्या बोलते हैं? अस्थिर। क्या बोलते हैं? अस्थिर क्षति। चले आगे। लो क्षति यानी कि स्थिर क्षति भी कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस। और एक कौन सी होती है? एडी करंट। एडी करंट यानी भंवर धारा। चला आगे। हिस्टेरेसिस क्षति का फॉर्मूला क्या होता है? WH। हिस्टेरेसिस हो वाटेज। जितनी भी क्षतियां किसमें मापी जाती है? वाट में। इस और ये भी पूछा गया है, क्षतियां किसमें मापी जाती है? वाट में। किसमें मापी जाती है? वाट में। हिस्टेरेसिस क्षति का फॉर्मूला क्या होगा? WH बराबर क्या होगा? फॉर्मूला B की घात 1.6 B इंटू F इंटू T। B F T। चले आगे। B इंटू F इंटू T। थोड़ा भी थोड़ा देख लेना। एक होती है एडी करंट वोल्टेज। इसका क्या होता है? B F। इसका सबका क्या लग जाएगा? V होगा। आयतन क्या होता है? आयतन। चलेंगे आगे। देखो एडी करंट का फॉर्मूला B स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। उसके अंदर क्या? B की घात 1.6 5 इंटू F। अरे यार ये इधर उधर कैसे जा रहा है? B इंटू चलो ये देख लेंगे, देख लेना आप सही कर लेना। चले यहां तक कोई दिक्कत समझे परेशानी? इस क्षति को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करता है? सिलिकॉन का। किसका यूज करते हैं? और एडी करंट को दूर करने के लिए वार्निश आलेपित। वार्निश आलेपित क्या करते हैं? वार्निश क्या करते हैं? आलेपित कर देते हैं। यांत्रिक दक्षता देखो, यांत्रिक दक्षता किसको बोलते हैं? यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता किसको बोलते हैं? यांत्रिक दक्षता बियरिंग। बियरिंग और क्या? नट बोल्ट का ढीला होना। नट बोल्ट बोल्ट का ढीला होना, या कौन सा? बुरशों का घिसना, या धूल मिट्टी के कारण। धूल मिट्टी के कारण जो लॉस होते हैं, जो लॉस होते हैं वो कौन सा कहलाता है? यांत्रिक लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है? यदि किसी मशीन का कार्बन बुश क्या हो चुका है? घिस चुका है, तो कौन सा लॉस में आएगा? यांत्रिक लॉस। किसमें आएगा? यांत्रिक लॉस। चलने आगे ना। यहां तक कोई दिक्कत समझे परेशानी? क्षति अभी इतने प्रकार की। एक होती है स्थिर क्षति। क्या होती है? स्थिर क्षति। एक होती है अस्थिर क्षति। कौन सी होती है? अस्थिर क्षति। एक होती है स्थिर क्षति। कौन सी होती है? स्थिर क्षति। बताओ डीसी मोटर में भी ये करवाई थी। स्थिर क्षति किसको बोलते हैं? लो क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। लो प्लस यांत्रिक क्षति क्या कहलाती है? स्ट्रे क्षति कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रे क्षति। अस्थिर क्षति किसको बोलते हैं? ताम्र क्षति। ताम्र क्षति प्लस अस्थिर है ना, ताम्र क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति। सीरीज फील्ड क्षति। स्थिर क्षति किसको बोलते हैं? लो क्षति प्लस यांत्रिक प्लस शंट फील्ड। शंट फील्ड दो क्षति क्या होती है? फिक्स होती है। चले आगे। इसके बाद आपको पूछी जाएगी कुल क्षति। कुल क्षति। कुल क्षति निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अस्थिर क्षति प्लस में स्थिर क्षति। स्थिर क्षति या इन सबको जोड़ दो, एक ही बात है। स्थिर क्षति आ गई ना, और स्थिर क्षति के अंदर तो ये तीनों आई, अस्थिर के अंदर ये आ गई, तो तीनों सारों मिलकर नहीं आ गई क्या? कुल क्षति ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? अस्थिर क्षति प्लस में स्थिर क्षति। ये क्षति है। चले आगे। इतना उतारो फिर चलते हैं। चले क्या? देखो एक लास्ट टॉपिक बचा है, अल्टरनेटर की क्षमता या दक्षता। सॉरी, दक्षता। दक्षता अल्टरनेटर की दक्षता। अल्टरनेटर याद रखना, आउटपुट। आउटपुट शक्ति बट्टा में आउटपुट शक्ति प्लस क्षति। शक्ति प्लस क्षति का अनुपात क्या कहलाता है? दक्षता कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षता। आउटपुट शक्ति बट्टा में आउटपुट शक्ति
प्लस क्षति, क्षति भी कौन सी, कुल क्षति, कौन क्षति, और कुल क्षति आपको पता कैसे निकलती है, स्थिर क्षति प्लस में अस्थिर क्षति। कुछ था थोड़ी सी, अल्टरनेटिव चैप्टर समाप्त, दिक्कत समझ लगे दोबारा पूछ।